हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है फॉरेस्ट फायर एंड इट्स मैनेजमेंट। समझने में आसानी हो इसके लिए हमने इस टॉपिक को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे फॉरेस्ट फायर के काजेज़ और इसके टाइप्स को, जबकि सेकंड पार्ट में जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम लेंगे इस फॉरेस्ट फायर का इफ़ेक्ट और इसका मैनेजमेंट। फॉरेस्ट फायर के संदर्भ में जहाँ तक मैं समझता हूँ कि आप सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, आप सभी ने इसके बारे में कभी न कभी सुना होगा या देखा होगा टीवी पे। मित्रों, जब ये फॉरेस्ट फायर लगती है तो ये सिर्फ और सिर्फ फॉरेस्ट को ही नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि इसके साथ साथ ये उसमें रहने वाले जीव जंतुओं तथा वहाँ की इकोलॉजी और यहाँ तक कि उसके इन्वायरमेंट को भी बुरी तरीके से प्रभावित करती है। अक्सर आपने सुना होगा कि गर्मी के मौसम में ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट जहाँ पे है वहाँ पे आग लगने की घटना बहुत कॉमन है, जो अक्सर आपको सुनाई देती है। जबकि अगर आप ह्यूमिड फॉरेस्ट में जाएंगे तो वहाँ इस तरह की घटना आपको बहुत कम या ना के बराबर सुनाई देती है। अभी आपने 2-3 दिन पहले ही टीवी पे समाचार सुना होगा कि कैलिफोर्निया के जंगलों में आग लग गई और उस आग से एक टीवी स्टेशन या रेडियो स्टेशन जलते जलते बचा, क्योंकि समय रहते कदम उठा लिया गया था। इसी तरह से पिछले साल 2020 में आपने सुना होगा कि उत्तराखंड की पहाड़ियों में नैनीताल के पास जो जंगल है वहाँ पे आग लगी और ये आग काफ़ी समय तक लगी रही। अब ये फॉरेस्ट फायर है क्या? अब ये फॉरेस्ट फायर है क्या? आइए इसको डिफाइन करते हैं। फॉरेस्ट फायर इज़ एन अनकंट्रोल्ड फायर इन एन एरिया ऑफ कंबस्टिबल वेजिटेशन इन द फॉरेस्ट। ये एक तरीके से अनकंट्रोल्ड फायर है इन द फॉरेस्ट। अनकंट्रोल्ड इसलिए कह रहे हैं कि क्योंकि फॉरेस्ट में जब आग लगती है तो वहाँ पे फायर इक्विपमेंट्स को लेके पहुँचना बड़ा कठिन होता है और इस तरह से आग को बुझाना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए नॉर्मली ये अनकंट्रोल्ड होती है। अब ये आग क्यों लगती है, जंगल की आग क्यों लगती है, या जंगल में ही ना कहें कहीं और भी आग क्यों लगती है? इसके लिए 3 कंडीशंस हैं। पहला एयर है जिसमें कि ऑक्सीजन है, दूसरा फ्यूल है और तीसरा हीट है। ये तीनों चीज़ों का जब कॉम्बिनेशन होता है तभी कहीं पे आग लगती है। मैं बड़े सिंपल वर्ड्स में आपको समझा रहा हूँ। हीट, जैसे आप सभी ने दीपावली के मौसम पे फुलझड़ियाँ जलाई होंगी। जब आप फुलझड़ी को फ्लेम के पास ले जाते हैं तो तुरंत फुलझड़ी आग नहीं पकड़ती या स्पार्कल नहीं करने लगती। थोड़ी देर आप उसको फ्लेम पे रखते हैं, जब वो गर्म हो जाती है एक डिज़ायर्ड टेम्परेचर तक, जब उसका टेम्परेचर पहुंच जाता है तब जाके वो स्पार्कल करती है, यानी कि हीट की आवश्यकता है। दूसरा अगर देखें ऑक्सीजन। ऑक्सीजन घरों में भी हम लोग क्या करते हैं, बच्चे अगर मोमबत्ती जलाया, मोमबत्ती जलाने के बाद उसको बुझाना है तो क्या करते हैं, गिलास लिया और गिलास को उल्टा उसके ऊपर रख देते हैं। ऐसा रखने से क्या होता है, ऐसा करने से जो ऑक्सीजन सप्लाई है उस मोमबत्ती को जो मिल रही थी वो रुक जाती है और आग बुझ जाती है, यानी कि आग जलने के लिए ऑक्सीजन की भी आवश्यकता है। और तीसरा फ्यूल। फ्यूल यानी कि जो जल रहा है, ठीक है। तो जंगल में इन सभी चीज़ों की बहुतायत है, क्योंकि प्लांट है, प्लांट ऑक्सीजन देगा, समर का मौसम है यानी कि गर्मी होगी, और साथ साथ सूखी लकड़ियाँ, पत्तियाँ, ये सब जंगल में गिरी ही रहती हैं। तो ये सब मिलके एक फायर ट्रायंगल जिसको कहते हैं, हीट, ऑक्सीजन एंड फ्यूल, ये तीनों मिलके एक ट्रायंगल बनाते हैं और ये सारी कंडीशंस आपस में मिल जाती हैं और मिलने के बाद वहाँ पे आग लग जाती है। इसके अलावा मैं एक चीज़ और यहाँ कहना चाहूँगा कि जब एक बार आग जंगल में लग जाती है तो वो स्वतः ही अपने नियर बाई एरिया से ऑक्सीजन सक करने लगती है। कैसे सक करती है? अब देखिए, जब आग लगती है
तो वहाँ गर्मी पैदा होती है और गर्म होने के कारण हवा ऊपर उठने लगती है। जब हवा ऊपर उठती है तो नीचे का जो कन्वेक्शन के कारण और नीचे जो है वो खाली स्थान हो जाता है। अब इस खाली स्पेस को भरने के लिए जो नियर बाई एटमॉस्फेयर है उससे हवा तेज़ी से उसके अंदर प्रवेश करती है और इस तरह से एक फायर टॉर्नेडो या कहें कि फायर स्टॉर्म बन जाता है, जो आग को और तेज बढ़ा देता है। अब आइए, ये आग कैसे फैलती है। यहाँ पे भी हम अगर देखें तो 3 चीज़ें हैं जो आग को फैलने में सहायक होती हैं। पहला है वेदर, दूसरा है फ्यूल और तीसरा है टोपोग्राफी। वेदर यानी कि अगर सूखा मौसम होगा तो आग जलने में सहायक होगा। इसके साथ साथ अगर तेज़ हवाएं हैं तो वो आग को और तेज़ी से फैलाएंगी। दूसरी बात, फ्यूल यानी कि सूखी लकड़ियाँ, सूखे पत्ते, ये सब अगर होंगे जंगल में, इन सब चीज़ों की प्रचुरता है, इस कारण आग और तेज़ी से फैलती है। और तीसरा है टोपोग्राफी। अक्सर पहाड़ों पे जब आग लगती है, पहाड़ों के जंगलों में जब आग लगती है तो आप देखेंगे कि आग नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ती है, ऊपर की तरफ ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेगी एज़ कम्पेयर टू ऊपर से नीचे की तरफ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि जो फायर स्टॉर्म बन रहा है वो ऊपर की तरफ जो लपटें हैं वो ऊपर की तरफ उठ रही हैं। जब ऊपर की तरफ उठेंगी तो ऊपर के वेजिटेशन को वो कवर करती हैं, तो नीचे ये आग धीरे धीरे फैलती है, लेकिन अगर अप साइड जाएंगे तो आग तेज़ी से फैलती है। अब आइए, क्या कारण है जंगल में आग लगने का। अगर देखा जाए तो जंगल में आग 2 तरीके से लग सकती है। एक तो नेचुरल काज है जो कि बहुत कम है, 10% के करीब है, और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक काज यानी कि जो हम लोगों के द्वारा किया जाता है वो है 90%। नेचुरल काज 10% है और ये ज़रूरी भी है, क्योंकि नेचर ने जो फॉरेस्ट बनाया है, जब नेचुरल तरीके से इस फॉरेस्ट में आग लगती है तो क्या होता है कि वहाँ की वेजिटेशन जल जाती है। जो पुराने वेजिटेशन हैं, जो डेड वेजिटेशन है, वो सारे के सारे साफ़ हो जाते हैं और उनमें उपस्थित जो इनऑर्गेनिक मटेरियल है वो मिट्टी में मिल जाता है, जो कि एक फर्टिलाइज़र का काम करता है और इस तरह से नए स्पीसीज़ जन्म लेते हैं। इस तरह से आप कह सकते हैं कि स्पेशिएशन होता है। आइए अब नेचुरल काजेज़ को एक एक करके देखते हैं। पहला नेचुरल काज है लाइटनिंग। बिजली, जब आप देखें कि बरसात के मौसम में बहुत तेज़ बिजली चमकती है और बिजली चमकने के बाद बादल गरजता है, और ये भी आपने सुना होगा कि किसी जगह पे बिजली गिर गई और उसके कारण आग लग गई, या तो ये बिजली गिरने से भी कभी कभी जंगलों में आग लगती है। हालांकि ये घटना बहुत कम है, ये घटना बहुत कम है, लेस देन 1%। कारण कि जहाँ पे भी बिजली अगर चमक रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे पानी बरसने वाला है, वहाँ की कंडीशन ह्यूमिड है, इस कारण ये आग लगने की संभावना बहुत कम है। दूसरा जो कारण है वो है वॉल्केनिक इरप्शन। आपने देखा होगा कि वॉल्केनिक इरप्शन में क्या होता है कि जो अर्थ के अंदर का मैग्मा है वो लावा के रूप में बाहर आता है, और ये लावा जो होता है गर्म होता है, इसमें हीट होता है, इसमें ये भी आग पकड़ सकता है। तो ये भी एक जंगलों में आग लगने का महत्वपूर्ण कारण हो सकता है। नेक्स्ट जो कारण है वो है ड्राई बम्बू फॉरेस्ट। ये रबिंग यहाँ होती है। आप यहाँ ये देख रहे हैं बम्बू फॉरेस्ट है, यहाँ 2 बम्बू जो सूखे हुए हैं ये आपस में किसी कारणवश अगर रगड़ते हैं, एक दूसरे से घर्षण होता है, तो ये फ्रिक्शन के कारण यहाँ हीट जनरेट हो जाती है और ये हीट बाद में स्पार्कल का रूप ले लेती है या इग्नाइट हो जाती है, जिससे कि वहाँ आग लग जाती है। नेक्स्ट है नेचुरल काज, वो है मेटियोराइट। आप मेटियोराइट के बारे में जानते हैं, यानी कि उल्कापिंड। उल्कापिंड अक्सर
जो डिफरेंट ग्रहों के कुछ टुकड़े जो है वो हमारी पृथ्वी पर गिरते हैं, और ये भी आग, इनमें भी आग लग जाती है, और आग लगने के कारण ये भी जो है कहीं कहीं फॉरेस्ट में फॉरेस्ट फायर को काज करने में सहायक होते हैं। देखिए होता क्या है इसमें कि अभी आपने देखा होगा, कल्पना चावला के विषय में आपने सुना होगा कि जब उनका एयर स्पेस जो है जब वापस आ रहा था अर्थ पे, तो जैसे ही वो एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा थी, और स्पीड ज़्यादा होने के कारण क्या हुआ, बहुत फ्रिक्शन हुआ जैसे ही एटमॉस्फेयर में प्रवेश किया, और फ्रिक्शन के कारण हीट जनरेट हुआ, और हीट जनरेट होने के कारण उस स्पेसशिप में आग लग गई। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी इन मेटेओराइट्स के साथ भी होता है। जब ये चट्टान के टुकड़े या ग्रहों के टुकड़े आप कह लें, जब अर्थ के एटमॉस्फेयर में प्रवेश करते हैं तो फ्रिक्शन के कारण इसमें आग लग जाती है, और ये आग का गोला अगर किसी फॉरेस्ट में गिर जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि वहाँ पे आग लगा देगा। इसके अलावा एक कारण और है जिसको कि मैंने यहाँ पे तो नहीं बताया है, लेकिन वो है कि जो कोलिजन ऑफ स्टोन्स, दो पत्थर अगर आपस में टकराएं तो उससे भी आग की चिंगारी जो है, अक्सर हम लोगों को देखा कि दो पत्थर अगर हम लेके और एक दूसरे से टकराते हैं तो उससे चिंगारी निकलती है, और उस चिंगारी से भी आग पकड़ सकती है। अब दूसरा कारण है फॉरेस्ट फायर का एंथ्रोपोजेनिक। इस एंथ्रोपोजेनिक जो कारण है, यानी कि मानव जनित जो कारण है, इसको भी हम दो कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहला है डेलिब्रेट, जो कि जानबूझ के किया जाए, और दूसरा है एक्सीडेंटल। तो आइए एक एक को देखते हैं। सबसे पहले डेलिब्रेट जो काजेज़ हैं, इसमें सबसे पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बारे में आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। नॉर्मली ये नॉर्थ ईस्ट जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे हिल्स हैं, वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा किया जाता है। और शिफ्टिंग कल्टीवेशन में नॉर्मली करते क्या है कि फॉरेस्ट के एक एरिया में आग लगा देते हैं। आग लगाने के बाद उस फील्ड को ऐसा छोड़ देते हैं। आग लगने से जो भी वहाँ पे कंबस्टिबल मटेरियल्स था, जो उसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल्स थे, वो वहाँ फर्टिलाइज़र का काम करते हैं, और वो लैंड एग्रीकल्चर के यूज़ में आ जाती है। बाद में जब न्यूट्रिएंट ख़त्म हो जाते हैं उस एरिया का, तो जो फार्मर है वो फिर दूसरी जगह जाके आग लगाता है, और फिर वहाँ पे यही चीज़ बार बार दोहराई जाती है। तो ये शिफ्टिंग कल्टीवेशन है। कभी कभी इससे भी जो आग है वो अनकंट्रोल्ड हो जाती है और फॉरेस्ट फायर का रूप ले लेती है। दूसरा जो कारण है वो है फ्लशिंग ग्रोथ ऑफ तेंदू लीव्स। तेंदू लीव्स यानी कि जिससे तेंदू लीव्स के बारे में आपने सुना होगा कि तेंदू लीव्स का बहुत ज़्यादा उपयोग है, जैसे बीड़ी बनाने में है, जैसे कि पत्तल बनाने में है। नॉर्मली क्या किया जाता है कि तेंदू लीव्स जो होती है, इनके ग्रोथ को चेक करने के लिए, ताकि बहुत ऊंचाई तक पेड़ ना जाए, पेड़ एक सीध में और बराबर ग्रोथ हो इसकी, इसके लिए क्या करते हैं कि इसकी टहनियों को काट देते हैं, और काटने के बाद उसको जो कटा हुआ पोर्शन है उसको जलाते हैं। ऐसा करने से ग्रोथ अच्छी होती है और पत्ते भी अच्छे अच्छे मिलते हैं। लेकिन इसका दुष्परिणाम क्या है कि कभी कभी ये जो आग हम यहाँ फ्लशिंग के लिए यूज़ कर रहे हैं, वो आग छिटक के फॉरेस्ट फायर में तब्दील हो जाती है। नाउ जो तीसरा कारण है वो है गुड ग्रोथ ऑफ ग्रासेस इन द फॉरेस्ट। अक्सर हम जंगलों में अच्छी घास देखते हैं जहाँ पे घासें बहुत आयत से उगी रहती हैं, और ये घासें गर्मी के मौसम में सूख जाती हैं, और सूखने के कारण ये हाईली कंबस्टिबल हो जाती हैं। तो ज़रा से भी चिंगारी इन ग्रासेस में आग लगाने के लिए सफिशिएंट है, और बहुत तेज़ी से ये आग पकड़ती हैं और जंगल में आग का रूप ले लेती हैं। चौथा जो कारण है वो है राइवलरी फ्रॉम फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। अक्सर आपने देखा होगा कि अगर फॉरेस्ट ऑफिशियल्स ने किसी व्यक्ति को शिकार करने से रोक दिया या पेड़ काटने से रोक दिया, तो वो दुश्मनी में आके जंगल में आग लगा देता है। नेक्स्ट है पर्सनल राइवलरी। इसमें क्या होता है, कभी कभी दो आदमी, अक्सर आप देखते हैं कि दो किसान जब आपस में लड़ रहे होते हैं, तो अगर दूसरे वाले को मार नहीं सकते तो जाके क्या करते हैं, उसके खेत में आग लगा देते हैं। तो जंगल के नज़दीक रहने वाले ऐसे किसान
जब आपस में लड़ाई लड़ते हैं या दो लोग जो आपस में लड़ाई लड़ते हैं और लड़ाई लड़ने के बाद एक दूसरे के खेत को आग लगाते हैं, तो ये आग कभी कभी अनकंट्रोल्ड होकर फॉरेस्ट में भी चली जाती है और फॉरेस्ट फायर का रूप ले लेती है। इसके बाद से अगर देखा जाए नेक्स्ट, वो है इंक्रोचमेंट। हम क्या करते हैं, या तो घर बनवाने के लिए या खेती करने के लिए जंगलों की कटाई करते हैं। तो आजकल आप जानते हैं कि कटाई पे, वन के कटाई पे रोक है। सरकार आपसे तमाम तरह के सवाल पूछेगी। तो लोग क्या करते हैं, इस तरह के लोग ये जंगलों में आग लगा देते हैं। आग लगा देते हैं जिससे एक एरिया साफ़ हो जाता है, और साफ़ होने के बाद क्या करते हैं, वहाँ पे या तो घर बना लेते हैं या तो फिर वहाँ पे वो खेती करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट कारण जो है वो है क्लियरिंग ऑफ रोड फॉर फॉरेस्ट, क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर रोड। अक्सर रोड बनाने के लिए पेड़ों को काटना ज़रूरी होता है। तो ये रोड डिपार्टमेंट वाले या हाईवे डिपार्टमेंट वाले क्या करते हैं, इनको काटने के बजाय ये क्या करते हैं, उतने एरिया के फॉरेस्ट में आग लगा देते हैं। ये भी एक कारण है फॉरेस्ट फायर का। नेक्स्ट अगर देखें तो टू कंसील इलिसिट फेलिंग, कभी कभी क्या होता है कि ये दोनों तरफ से होता है, चाहे फॉरेस्ट ऑफिशियल हो चाहे वो नॉर्मल कोई पोचर हो। तो ये क्या करते हैं, दोनों जब कोई पेड़ काटते हैं, और आजकल आप जानते हैं कि पेड़ों की गिनती हो रही है, जियो टैगिंग हो रही है, तो हर एक पेड़ काउंटिंग में है। तो जब कोई गलत तरीके से किसी पेड़ को काटता है, तो ये चीज़ बड़े ऑफिशियल्स के नज़र में ना आ जाए, उसे छिपाने के लिए क्या करता है कि वहाँ पे वो आग लगा देता है और कहता है कि साहब ये पेड़ जो है वो आग से जल गए। नेक्स्ट आइए, इसके अलावा कभी कभी क्या करते हैं, जो शिकारी हैं वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स का या फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी फॉरेस्ट में आग लगाते हैं। सपोज़ कर लीजिए कि अगर किसी फॉरेस्ट में किसी को हंटिंग करनी है, किसी पोचर को, तो वो क्या करता है, चूँकि वहाँ फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं इसलिए नॉर्मली वो वहाँ पे हंटिंग नहीं कर सकता। तो ऐसे में वो क्या करता है कि किसी फॉरेस्ट के किसी दूसरे कोने में, जो कि इस जगह से जहाँ उसको हंटिंग करनी है उससे दूर हो, वहाँ जाके वो आग लगा देता है। जब वहाँ आग लगा देता है तो सारे के सारे जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स हैं वो उधर की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, वहाँ देखने लगते हैं, आग बुझाने लगते हैं, और इसका लाभ उठा के वो शिकारी जो है, जो पोचर है, वो दूसरे हिस्से में जाके शिकार कर लेता है। नेक्स्ट, इसके अलावा देखें कि आदिवासी जो ट्राइबल्स हैं उनकी कुछ कस्टम्स हैं, कुछ रीत रिवाज हैं जिनमें वो आग का उपयोग करते हैं और फॉरेस्ट को भी जलाते हैं, और इसके कारण भी जो जंगल है उसमें आग लग सकती है। अब आइए देखते हैं एक्सीडेंटल काजेज़। जो एक्सीडेंटल काजेज़ हैं उनमें सबसे पहला है बर्निंग क्रॉप रेजिड्यूज़ और डेब्रिस। अक्सर जो किसान होते हैं वो एग्रीकल्चरल जो रेजिड्यूज़ होते हैं उनको बर्न करते हैं, जलाते हैं, या कभी कभी हम लोग भी जो कूड़ा होता है, जो डेब्रिस होता है, जो वेस्ट मटेरियल होता है, उसको हम जलाते हैं। ये इस जलाने से क्या होता है कि कभी कभी इससे जो कोई चिंगारी है वो निकल के, अगर फॉरेस्ट के करीब हम इस काम को अंजाम दे रहे हैं, तो ये संभावना है कि यहाँ से आग निकल के फॉरेस्ट में जा सकती है और फॉरेस्ट फायर का रूप ले सकती है। नेक्स्ट, इसके अलावा हमने देखा है कि बहुत से लोगों में बीड़ी या सिगरेट पीने की आदत होती है, और अक्सर देखा गया है कि बीड़ी और सिगरेट पीने के बाद लोग उसे बुझाते नहीं हैं, जहाँ ख़त्म हुई वहाँ पे फेंक दिया। तो अगर कोई व्यक्ति, चाहे वो फॉरेस्ट में काम करने वाला हो या टूरिस्ट हो, कोई अगर जंगल में गया है और इस तरह की घटना कर रहा है, सिगरेट पी रहा है और उसको बिना बुझाए जो है अगर जंगल में डाल देता है, तो ये संभावना है कि उस बीड़ी या सिगरेट से उस जंगल में आग पकड़ सकती है। नेक्स्ट, इसके अलावा हम लोग जंगलों में जाके कैंप फायर का आनंद लेते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आग जला के और हम इधर उधर कुछ न कुछ करने लगते हैं, तो ये जब कैंप फायर अनअटेंडेड है, यानी कि इसको हम देख नहीं रहे हैं, तो ये आग की चिंगारी वहाँ से निकल के हो सकता है जंगलों में भी
फैल जाए और इससे भी जंगल की आग लग सकती है। नेक्स्ट, कभी कभी हम एनिमल्स का शिकार करने के लिए, अगर उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं तो उसका शिकार करने के लिए या उसको पकड़ने के लिए हम क्या करते हैं कि जंगलों में आग लगा देते हैं और इससे जो है वो जानवर बाहर आता है और हम उसका शिकार करते हैं या उसको हम पकड़ लेते हैं। नेक्स्ट जो है वो कभी कभी क्या जंगल में क्या होता है कि आग मैनेजमेंट जब करते हैं, फायर मैनेजमेंट जब करते हैं, फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट करते हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं कि एक फायर लाइन बनाते हैं। फायर लाइन मतलब कि बीच में एक खाली एरिया, उस पोर्शन को जला देंगे, वहाँ कोई कंबस्टिबल मटेरियल नहीं रहेगा ताकि आग एक जगह से दूसरी जगह न पहुँच सके। तो ये भी करते समय हम आग लगाते हैं, मतलब इस समय आग लगाते हैं और ये आग भी कभी कभी अनकंट्रोल होके पूरे फॉरेस्ट में लग सकती है। तो ये भी जंगल में आग को रिजल्ट कर सकती है। नेक्स्ट, चारकोल मेकिंग। इसमें हम क्या करते हैं, लकड़ियों के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे उसमें काट्स के पीसेस में काट के और इसको ड्रम में भर के और नीचे से गर्म करते हैं। गर्म करने से क्या होता है कि इसमें चारकोल बन जाता है और ये चारकोल ईंधन का बहुत अच्छा स्वरूप है। तो इसको अक्सर जंगलों में अंजाम दिया जाता है, लेकिन इससे भी कभी कभी चिंगारी या कोई स्पार्कल जो है वो निकल के जंगलों में आ सकता है। अगर इसको ध्यान नहीं दिया गया तो इससे भी आग लगने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। नेक्स्ट, जंगल में जब हम रोड बना रहे होते हैं उसमें भी रोड्स बनाने के लिए हमें कोलतार जो है वो बिछाना होता है। तो कोलतार को मेल्ट किया जाता है, मेल्ट करने के लिए उसको गर्म किया जाता है आग पे। इससे भी कभी कभी चिंगारी निकल के और जंगल में आग लग सकती है। नेक्स्ट, एक्सीडेंटल एंथ्रोपोजेनिक काज है स्पार्क्स फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स एंड व्हीकल्स। अक्सर आपने देखा होगा कि ट्रांसफार्मर या हाई टेंशन जो वायर है या व्हीकल्स हैं जो कि जंगल से होकर गुजर रहा है तो उसमें अक्सर स्पार्क होता है और स्पार्क से आग लगने की संभावना है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो फायरवर्क्स हैं। अक्सर हम दिवाली में या किसी भी खुशी के मौके पे जो है हम पटाखे चलाते हैं और ये पटाखे, इसमें रॉकेट्स भी होते हैं जो कि उड़ के जो है जंगल में जाके गिर सकते हैं और वहाँ गिरने के बाद वहाँ आग लग सकती है। तो ये डिफरेंट जो है वो एक्सीडेंटल एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ हैं फॉरेस्ट फायर के। तो आइए एक बार देखते हैं कि अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि फॉरेस्ट फायर क्या है। फॉरेस्ट फायर मतलब कि अनकंट्रोल्ड फायर इन फॉरेस्ट। इसके लिए क्या क्या कंडीशंस की आवश्यकता है वो मैंने बताया कि 3 कंडीशंस, जिसको कि फायर ट्रायंगल कहते हैं, 3 कंडीशंस की आवश्यकता है। वो है एयर, फ्यूल एंड हीट। अब ये आग कैसे फैलती है इसके बारे में हमने चर्चा की। ये आग देखिए गर्मी के मौसम में फैलेगी, जब गर्मी ज़्यादा हो समर के मौसम में। ये आग पहाड़ पे नीचे से ऊपर की तरफ तेज़ी से बढ़ेगी बनिस्बत इसके कि वो ऊपर से नीचे की तरफ आए, यानी कि कहने का मतलब नीचे से ऊपर की तरफ ये तेज़ी से बढ़ेगी। देन हमने डिस्कस किया कि कॉजेज़ ऑफ फॉरेस्ट फायर। कॉजेज़ ऑफ फॉरेस्ट फायर में हमने डिस्कस किया कि 2 तरह के काजेज़ हैं। एक तो नेचुरल काज है जो कि लेस देन 10% है रिस्पॉन्सिबल फॉरेस्ट फायर के लिए, और दूसरा है एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ जो कि 90% रिस्पॉन्सिबल है फॉरेस्ट फायर के लिए। नेचुरल काजेज़ में अगर देखा जाए तो कई हैं, जैसे कि लाइटनिंग है, वॉल्केनिक इरप्शन है, ड्राई बम्बू की जो है उनकी रबिंग है, मेटेओराइट्स है। इसके अलावा जो है वो स्टोन्स की आपस में कोलिजन, इससे भी आग लगने का खतरा है। जो एंथ्रोपोजेनिक काजेज़ हैं जो हम लोगों ने डिस्कस किया, जिसमें कि डेलिबरेट जो काजेज़ हैं उनमें सबसे पहला है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, दूसरा है फ्लशिंग ग्रोथ ऑफ तेंदू लीव्स, तीसरा है गुड ग्रोथ ऑफ ग्रासेस, फिर राइवलरी है, चाहे वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट से हो चाहे वो पर्सनल राइवलरी हो। देन है इंक्रोचमेंट, उसके बाद से है कि क्लियरिंग ऑफ फॉरेस्ट फॉर रोड है। फिर कोई गलत तरीके से अगर पेड़ काटा गया है तो उसको छिपाने के लिए भी हम जंगलों में आग लगाते हैं। और फॉरेस्ट ऑफिशियल्स का ध्यान डाइवर्ट करने के लिए, जब हमें हंटिंग करना होता है तो हम उसका ध्यान डाइवर्ट करने के लिए भी
इस तरह का काम करते हैं। इसके अलावा जो ट्राइबल्स हैं, ट्राइबल सोसाइटीज़ हैं जो कि जंगलों में रहती हैं, उनके भी कुछ रिचुअल्स हैं जिसके कारण जो है जंगल में आग लग सकती है। अब आइए दूसरा एक्सीडेंटल काजेज़ जो हमने डिस्कस किया, उसमें सबसे पहला है बर्निंग ऑफ क्रॉप रेजिड्यूज़, यानी कि जो क्रॉप रेजिड्यूज़ या जो डेब्रिस हम जलाते हैं उससे भी आग फैलती है। सिगरेट या बीड़ी से आग लग सकती है जो है। इसके बाद जो कैंप फायर है उससे भी अगर अनअटेंडेड है तो उससे भी आग लगने का खतरा है। फिर हम एनिमल्स को बाहर निकालने के लिए, उसका शिकार करने के लिए भी हम आग लगाते हैं। इसके अलावा जब हम जो प्रिस्क्राइब्ड बर्निंग है, यानी कि जब फॉरेस्ट फायर मैनेजमेंट करते हैं उस दौरान भी हम आग लगाते हैं, लेकिन कभी कभी ये आग भी अनकंट्रोल हो जाती है और ये भी जंगल में आग का रूप प्रदान कर देती है। इसके अलावा चारकोल मेकिंग है, देन कोल तार है जो कि रोड बनाने में यूज़ होता है, स्पार्क्स है फ्रॉम ट्रांसफार्मर्स या व्हीकल्स या हाई टेंशन वायर्स। इसके अलावा जो फायर वर्क्स है, यानी कि जो पटाखे हम फोड़ते हैं, वो भी जंगल में आग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब आइए देखते हैं कि फॉरेस्ट फायर कितने तरीके का होता है। फॉरेस्ट फायर 3 तरीके का है। बेसिकली ये 3 तरीके का है। पहला है क्राउन फायर, दूसरा है सरफेस फायर और तीसरा है ग्राउंड फायर, जिसको कि अंडरग्राउंड या सब सरफेस फायर भी कहते हैं। क्राउन फायर मीन्स जो ट्रीज़ की कैनोपी हैं, जो ऊपर कैनोपी है, उसमें अगर आग लग जाए तो वो कैनोपी से कैनोपी ट्रांसफ़र होती है, तो इसे हम कहते हैं क्राउन फायर। हालांकि कैनोपी तक पहुंचने के लिए पूरा प्लांट जो है वो जलना आवश्यक है। पहले वो प्लांट जो है वो लैडर इफ़ेक्ट, यानी कि मैं कहूँ कि ग्राउंड पे अगर आग लगी हुई है तो कभी कभी कोई एपीफाइट्स होते हैं जो कि ट्रीज़ पे चढ़े होते हैं, तो इन एपीफाइट्स के माध्यम से भी आग जो है वो क्राउन्स तक पहुंच सकती है और पूरे ट्रीज़ को फिर कवर कर सकती है। तो इसे हम कहते हैं क्राउन फायर। ये बहुत डेंजरस है और बहुत तेज़ी से इसमें आग पकड़ता है। दूसरा है सरफेस फायर यानी कि ये केवल लीटर और डफ जो होता है, जो कि सरफेस पे पड़ा होता है, उसमें आग जब लगती है, ग्राउंड सरफेस पे जब आग लगती है जिसमें कि लीटर और डफ है, जो कि अभी पूरी तरह से डिग्रेड नहीं हुआ है लेकिन ड्राइड है, तो इसमें जब आग पकड़ती है तो इसे हम कहते हैं सरफेस फायर। हालांकि ये ईजीएस्ट है, इसको कंट्रोल करना और दोनों के मुकाबले ज़्यादा आसान होता है। और तीसरा है ग्राउंड फायर, या जिसको कि हमने कहा कि अंडरग्राउंड या सब सरफेस फायर भी कहते हैं। ये ज़मीन के अंदर इस तरह का फायर होता है। नॉर्मली जो ह्यूमस होते हैं, जो कि सूखे ह्यूमस जो कि डीप इन द सॉइल हैं, उनमें कभी कभी या जो डेड मटेरियल है उनमें भी कभी कभी आग लग जाती है, तो वो आग बहुत धीरे धीरे फिर आगे बढ़ती है। लेकिन जब बढ़ती है तो ये इसे कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल है, क्योंकि ये ज़मीन के अंदर की आग होती है। ज़मीन के अंदर आग बुझाना बहुत मुश्किल है। तो ये हुए 3 तरह के जो फॉरेस्ट फायर हैं, क्राउन फायर, सरफेस फायर और ग्राउंड फायर। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि क्या इफ़ेक्ट होता है फॉरेस्ट फायर का और इसको कैसे मैनेज किया जाता है। अभी के लिए थैंक यू।